नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज पराशर और आज हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा बेसिकली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर है। ये जो हमारी दुनिया है इसमें एक आप देख सकते हैं कि किस तरह रशिया के डिसइंटीग्रेशन के बाद एक यूनिपोलर वर्ल्ड के रूप में ये बदल चुकी है दुनिया, जहाँ पर यूएस का दबदबा कायम रहा और लंबे समय से कायम है। इस बीच बहुत सारी घटनाएं हुई। इस कड़ी का एक हिस्सा है कोविड-19 पैंडेमिक, जिसे हम एक थ्रेट के तौर पर देख रहे हैं और वो थ्रेट साबित हो भी रहा है। लेकिन इसके साथ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे जुड़े हुए हैं जिसके ऊपर चर्चा बहुत जरूरी है और जिसके ऊपर ध्यान देना की आवश्यकता है मेरे हिसाब से। तो इस परिचर्चा में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित तिवारी जी। रोहित तिवारी जी एक सोशल थिंकर हैं और वो काफी अच्छे जानकार हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और वर्ल्ड हिस्ट्री के। तो मैं पहले आपका स्वागत करता हूं रोहित जी। बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमसे जुड़े। थैंक यू सर। और ये जो अभी जो चल रहा है इस दुनिया में, ये जो एक कैओस है चारों तरफ, उसके ऊपर मेरा एक प्रश्न है आपसे। सबसे पहले, क्या आपको लगता है कि ये जो कोविड-19 पैंडेमिक है, इस तरह की पैंडेमिक्स पहले भी आई हैं, ये सब कुछ ज्ञात है, सब लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन क्या ये पैंडेमिक उन सारे पैंडेमिक्स से कुछ अलग है? क्या इसके कुछ मायने हैं? क्या ये पैंडेमिक हमारी दुनिया को, इसका स्वरूप बदलने वाला है, या फिर यूएस का जो आधिपत्य है, आप कह सकते हैं, जो एक बॉस वाली छवि है, यूनिवर्सल बॉस वाली, वो छवि बदलने वाली है? रोहित जी। देखिए सर, ऐसे तो जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि हर 100-150 साल पे ऐसे पैंडेमिक आते रहते हैं। 1917-18 में भी एक पैंडेमिक आया जिसमें भारत के लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन उस पैंडेमिक में और इस पैंडेमिक में सबसे बड़ा फर्क ये है कि इस पैंडेमिक को हम टेक्नोलॉजी होते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, रिसोर्सेज होते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आप इससे समझ लीजिए कि इट इज नॉट समथिंग विच इज नेचुरली कम टू अस, इट इज समथिंग विच इज मैन मेड, which has been changed to affect us much more badly। तो आप इसको देखिए कि मुझे नहीं लगता है कि ये वायरस जो है ये एक ऐसा वायरस है जो कि, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा। ये जो एक नैरेटिव डेवलप हुआ है कि ये जो वायरस है ये मैन मेड है, तो इसके पीछे आप क्या तथ्य आपके पास है, या आपको क्यों लगता है कि ये वायरस मैन मेड है, आर्टिफिशियल है और ये प्रकृति से नहीं उत्पन्न हुआ है? इसके पीछे आप क्या कारण देना चाहेंगे? देखिए, जहां तक आप न्यूज में देख रहे होंगे कि इस वायरस का एक तो डीएनए स्ट्रक्चर ट्रेस नहीं हो पा रहा है, आप सुने भी होंगे। तो इस वायरस से फाइट कैसे किया जाए? अभी तक तो जो कुछ हो रहा है मुझे लग रहा है वो वी आर जस्ट बीइंग यूज्ड एज अ गिनी पिग। दवाइयां चल रही हैं, कुछ रिपोर्टर्स मारे गए इसमें। मैं नहीं कह रहा हूं कि दवाई के चलते मारे गए, पर जो भी एक सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है, उसका कोई पक्का इलाज है नहीं। दूसरी बात, जो चाइना 1990 से कोशिश कर रहा है वर्ल्ड के टॉप पे आने के लिए, और अभी आप देखे होंगे कि पिछले महीने चाइना में ऑटो शो चल रहा है शंघाई में, जहाँ पे ये बीमारी शुरू हुई है। और बाकी के जो डेवलप कंट्री हैं, इंग्लैंड है, यूएस है, वहां तो 60-70% खैर वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन चाइना में वैक्सीनेशन नहीं होने के बावजूद इस तरीके से लोग घूम रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेट कर रहा है। अब इसमें यूएस इन्वॉल्व है नहीं है, क्योंकि यूएस का हर किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है हर चीज में। तो इसको रिसर्च करने की इस पे जरूरत है। चाइना अपने कंट्री में एंट्री भी नहीं देता है उन लोगों को जो वहां खोजने जाते हैं वायरस कैसे वहां पे आया। तो काफी चीज सोचने लायक है यहाँ पे। रोहित जी, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। आपने देखा कि 21वीं शताब्दी के पहले का जो समय या उसके शुरुआत का जो समय था, यूएस ने खास तौर पे उसका एक रूल था पूरे वर्ल्ड पे। एक आप चाहे आप कोरिया की बात करें, वियतनाम की बात करें,
आप बहुत सारे एग्जाम्पल है, इंडिया पाकिस्तान का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसराइल पैलेस्टीन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप बात कर सकते हैं नाटो मेंबर्स की बात कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह यूएस ने अपना एक बॉस वाली इमेज को मेंटेन किया, और साथ ही साथ उसने कई देशों पर आक्रमण भी किया ये कहकर कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर डिक्टेटरशिप है, जिसकी वजह से हो सकता है कि भविष्य में जैसा कि आपको इराक का एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि वहां पर सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को गिराया गया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया अल्टीमेटली, ये कहकर कि उनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वो बना रहे, वो तैयार कर, हालांकि ऐसे दावे बाद में गलत साबित हुए। तो इसी क्रम में मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह हमने देखा चाइना जिस तरह से इस पूरे प्रकरण पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो डब्ल्यूएचओ की सहायता से हो या फिर आप देखें कि किस तरह से वो चीजों को शेयर नहीं कर रहा है, उससे एक सीक्रेट सा एक आवरण सा चढ़ा रखा है, एक शील्ड तैयार कर ली उन लोगों ने। तो क्या आपको नहीं लगता कि चाइना की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंट ना होने की वजह से पूरे विश्व को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ रहा है? और अगर झेलना पड़ रहा है तो क्या इसका कोई समाधान है? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको अब मान लेना चाहिए कि चाइना इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। परचेजिंग पावर पैरिटी में वो नंबर 1 पे जा ही चुका है, वर्ल्ड की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। तो चाइना को अगर वो कुछ चाहत है कि ये नहीं होना चाहिए, तो कोई भी दुनिया की पावर, कम से कम यूएस अकेले तो ये नहीं कर सकता कि वो उस कंट्री में चला जाए और वहां पर वो देखे कि वायरस कैसे फैलाया गया है या क्या हुआ है। तो अब मुझे लगता है कि जो भी G20 ग्रोइंग कंट्रीज हैं उनको एक साथ आना पड़ेगा अगर चाइना को रोकना है तो, क्योंकि चाइना एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने में लगा है। उसके 2 सबसे बड़े रास्ते के कांटे हैं यूएस और इंडिया। यूएस को वो ऐसे ही साइडलाइन कर देगा क्योंकि यूएस और चाइना जो है डायरेक्टली बाउंड्री से कनेक्टेड नहीं है। बाकी चाइना का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया हुआ, तो इंडिया के लोग अभी भी चाइना पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए। तो चाइना अभी भी सामान इंपोर्ट कर रहा है हमारे देश में, चाइना अभी भी सामान बेचते जा रहा है और स्ट्रांग होते जा रहा है, और हम इस हालत में आ गए हैं कि हम अभी प्रोडक्शन रोक कर सब घर में बैठे हुए हैं। तो हमारा देश और भी बद से बदतर हालात में जाते जा रहा है और चाइना स्ट्रांग होते जा रहा है। तो चाइना सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, चाइना इकोनॉमिकली भी इतना मजबूत हो चुका है कि उसको अकेले रोकना पॉसिबल नहीं रहा। रोहित, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हाल के दिनों में भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर, जिसमें जापान भी इसका एक हिस्सा है, एक क्वाड एक तैयार किया है। एक इन लोगों के बीच एक समझिए एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि चाइना को कैसे कंटेन किया जाए, और जो जिसमें हाल में ही बांग्लादेश ने भी दिलचस्पी दिखाई है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का एक अलायंस है, ये किस हद तक आपको लगता है कि चाइना को रोक सकता है? क्या ये इफेक्टिव है या और भी कोई रास्ते हो सकते हैं इन्हें? देखिए, ये इन प्लान्स में जो यूएस का रोल है वो एक लीडर के रोल में आ रहा है। यहाँ पर यूएस अपना एजेंडा जो है नंबर 1 पे बने रहने का, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। इसमें ये नहीं है कि सारे ही कंट्रीज इक्वली उसमें इन्वॉल्व है या सारे जो भी ये माहौल बना है इसको रोक पाए। सबसे पहले हमको जो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है उस सबको अपने लेवल पे बंद करना होगा। अगर गवर्नमेंट नहीं भी बंद करती है तो हमको देखकर कंज्यूम करना होगा कि कौन सी चीज एक्सपोर्ट हो रही है, कहाँ से आ रही है, और ये सब बाकी जो चीजें हैं, जो स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो एक प्रश्न उठता है हर बार कि इंपोर्ट हम बंद कर देंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर इस तरह की पॉलिसीज हम लेकर आते हैं तो ये एक बायलैटरल एक हमारा ट्रेड होता है। ये मैं मानता हूँ कि हमारा ट्रेड का जो शेयर है वो कहीं ना कहीं वो कम है। हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है हमारे बीच में। लेकिन आपको क्या ये लगता है कि ये फिजिबल है? क्योंकि एक डिपेंडेंसी समय के साथ हमारी हो चुकी है, जिसे अचानक से दूर करना एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, और इससे हमारे रिलेशंस और बिटर हो सकते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में शायद भारत के लिए एक खतरा भी हो सकता है चाइना। देखिए, चाइना हमेशा से भारत के लिए खतरा है, और
कुछ ना कुछ स्टेप्स तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम चाइना पे डिपेंड रह के और फिर उस पे मतलब चाइना पे तो हर कंट्री डिपेंडेंट है। अभी आधा अफ्रीका जो है वो चाइना पे डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। लेकिन हम अफ्रीका जैसी कंट्री नहीं है, हम एक बड़ी इकोनॉमी है। हम चाहे तो बहुत जल्दी जो इस छोटी चीज है, बच्चों के खिलौने भी अभी चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं, इन चीजों को तो कम से कम हम अभी के अभी रोक सकते हैं, भारत में बना सकते हैं। तो ऐसे करके हमको जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन को चेंज करना होगा, नहीं तो जितना ही चाइना पावरफुल होते जाएगा फिर हम चाह के भी उसको नहीं रोक पाएंगे। चाहे यूएस साथ में हो, जापान साथ में हो, जर्मनी साथ में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। रोहित, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है चाइना, और आपको ये भी पता होगा कि जब कभी भी कोई रेजोल्यूशन अगर ये इन 5 कंट्रीज के अगेंस्ट लाया जाता है तो इनके पास वीटो पावर है, वो उसको निरस्त कर सकते हैं अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो भी परमानेंट मेंबर्स, अगर वो कोई गलती करते हैं, अगर वो कहीं से पूरे वर्ल्ड के लिए थ्रेट के तौर पर उभर के आते हैं, तो इसके लिए कोई समाधान नहीं है हमारे पास? देखिए, ये जो यूएन की स्ट्रक्चर है, मैं नहीं मानता कि ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहां हर कंट्री का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। ये जो यूएन है ये कुछ पावरफुल कंट्रीज के द्वारा रन किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो नई वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें लोग कह रहे हैं आने वाली है, जो कि आ चुकी है, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, उसमें यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 साल आगे जा सकती है। इसके बाद मैं इसका स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से आप पूछे तो ये स्ट्रक्चर में रहने वाला है ही नहीं। तो इसको इसमें चेंजेस लाने की बजाय हम लोग एक नया स्ट्रक्चर लाए, या तो हम अपने तरीके से अपने इंटरेस्ट को, अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉज में चेंजेस लाए। लेकिन ये रोहित, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, प्रश्न उठता है कैसे? क्योंकि आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, वो भी कहीं ना कहीं यूएन का एक प्रारूप था, जहां पर कुछ शक्तिशाली देशों जिन्होंने युद्ध को जीता, मुख्य रूप से उन लोगों ने अपना एक कॉपरेशन तैयार किया और उसके बाद उसको रन करने का प्रयास किया। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं रहा, और यूएन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि उसका एक रूप है। और यूएन में भी आप देखेंगे कि जो देश जो कि आपके अलायंस थे, यानी कि जो एक्सिस पावर के अगेंस्ट जो लड़ रहे थे, उनका जो अलायंस था, उन लोगों ने ही जो शक्तियां अपने पास उसको अपने पास रखा। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको एक तरह से डिस्क्रिमिनेट किया गया। हालांकि उन्होंने ये लॉजिक दिया, उनका ये कहना था कि ये शक्तियां जो है ये हमारे पास ही होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही जिम्मेदार नेशंस हैं और हम पूरे वर्ल्ड की पीस एंड सिक्योरिटी की का ध्यान रखेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ये जो एक इन लोगों ने एक आप कह सकते हैं कि अपना एक आधिपत्य स्थापित किया हुआ है, ये क्या एक थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद ही बदल पाएगा, या फिर और भी संभावनाएं हैं आपके हिसाब से? देखिए, ये इतनी आसानी से तो बदलने वाला है नहीं, क्योंकि इंडिया और जापान जैसे पावरफुल और ब्राजील जैसे पावरफुल कंट्री जिनको बिल्कुल वीटो का हक मिलना चाहिए, उनको ये हक नहीं दिया जा रहा है। तो ये ऐसी चीज तो है नहीं जो आप मांगिएगा और आपको वहां पे दे दिया जाएगा, चाहे आप डिजर्व करते हो नहीं करते हो, दूसरी बात है। लेकिन ये जो आप थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, इस पे मैं अपनी ओपिनियन दूं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। ये जो कोविड है, ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एक बायोमेडिकल वर्ल्ड वॉर है, थर्ड वर्ल्ड वॉर, जिसको कि हम लोग आने वाले 50 साल में हिस्ट्री बुक्स में पढ़ेंगे। दिस इज अ कंप्लीटली प्लान्ड स्ट्रेटेजी। इसमें चाइना इन्वॉल्व है, यूएस इन्वॉल्व है या नहीं है, ये शायद हम लोग जाने, शायद ना भी जाने, अगर चाइना इसको बाहर आने ना दे। अच्छा रोहित, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूँ, जैसा कि आपने कहा कि थर्ड जो वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट हो चुका है, उसके ऊपर मेरा एक प्रश्न आएगा आपसे कि आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये जो पैंडेमिक है, इसने एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि पेंडोरास बॉक्स जो कहते हैं उसे खोल दिया है। क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं प्रॉफिटेबल एक बिजनेस बन चुका है ये पैंडेमिक। आप बात करें चाइना की, पीपीई किट्स कितने बनाए, वैक्सीन बेचे जा रहे हैं, दवाइयां बेची जा रही हैं, तरह तरह की ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भी ऑक्सीजन सप्लाई की जो भी जरूरी चीजें हैं उनके लिए वो चाइना वो कर रहा है, लगातार एक बड़ा मैन्युफैक्चरर बनकर उभरा है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो पैंडेमिक है ये बस एक शुरुआत है? हो सकता है भविष्य में ऐसी बहुत सारी मैन मेड पैंडेमिक्स लाई जाए जैसा कि क्लेम किया जा रहा है,
और जिसकी वजह से हो सकता है कि हर देश की इकोनॉमी, क्योंकि ये देखिए एक प्रॉक्सी वॉर की तरह चल रहा है, जहां पर आपको कहीं कोई सोल्जर नहीं है, कहीं कोई आप वेपन यूज नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट, अगर ये एक मैन मेड वायरस है तो आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उस देश की इकोनॉमी को, उस देश के ग्रोथ को आप प्रभावित कर रहे हैं और आप अपने सुपर पावर बनने के सपने को आप एक गलत तरीके से साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर आपका क्या मत है? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि ये पहला मैनमेड वायरस होगा, और मुझे लगता है कि जो सेकेंड वेव की जो लोग बात कर रहे हैं, this is little more powerful than the first wave if we can see the consequences. तो इसमें अब आप देख लीजिए कि जो वैक्सीनेशन लग रहा है, मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ नहीं कह रहा हूँ, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, लेकिन ये वैक्सीनेशन कहाँ तक इफेक्टिव होगा जब वायरस म्यूटेट कर रहा है? तो हो सकता है वायरस की जीन को ये पूरी तरीके से बदल दे और अगले साल ये वैक्सीनेशन काम ही ना करे, लोग फिर से अगले साल घर में बैठे, फिर से एक नया वैक्सीनेशन लाना पड़े। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. इफ वी डू नॉट फाइंड अ वे टू कंट्रोल इट, इट विल जस्ट ruin our lives. रोहित, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, इसको, इस स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? चाहे वो बात करें हम, अगर आप वर्ल्ड ऑर्डर में देखें कि भारत का जो स्थान है वो कहीं ना कहीं, हम एक सुपर पावर के तौर पर उभर कर तो आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ भी कुछ चैलेंजेस है जिससे हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। तो उस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि हमारे पास क्या रास्ते हैं और हमें क्या करना चाहिए ताकि हम इस तरह की चीजों से बाहर आ पाए? और क्योंकि ये 2 साल हो चुके हैं, लगभग 2 साल आप देख चुके हैं कि हमारी इकोनॉमी, आप देखें कि अगर आप चाइना के पर्सपेक्टिव से देखें, आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आप बीमारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाते हैं तो भी आपकी इकोनॉमी हैम्पर होती है, कहीं ना कहीं आपका जीडीपी प्रभावित होता है, आपका ग्रोथ रेट निगेटिव में चला जाता है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। दूसरी चीज, अगर आप अपने लॉकडाउन को खोलते हैं, अगर आप इकोनॉमी को सोचते हैं सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करें, उस कंडीशन में आप देखते हैं कि जो पैंडेमिक है, जो बीमारी है, उसका स्प्रेड हो रहा है और वो एक वेव का रूप ले लेता है, जिसके बाद आपको मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो चाहे दवाइयां हो या जो भी मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, पीपीई किट हो, मास्क हो, जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं, उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है और फिर हम कहीं ना कहीं चाइना का मुंह देखते हैं। वो भी चाइना के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बड़ा मार्केट दिखता है इंडिया। तो आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में आपको क्या लगता है कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा कि भारत इन चीजों से, इस, अगर ये कॉन्स्पिरेसी है तो इससे बाहर आ पाए और हम एक सुपर पावर की तरह हम आगे बढ़ पाए, जैसा कि हम लोग सब एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, भारत का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे नहीं लगता है कि अगर 1% लोग भी यहाँ पे एडमिट हो जाते हैं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर उसको झेल पाएगा। तो सबसे पहले तो अभी जो काम करना है हम लोगों की, हम लोगों को गवर्नमेंट पे या अपनी फैमिली पे बोझ नहीं बनना है। तो सबसे पहले तो अपने आप को बचाना है अभी के टाइम पे, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोगों को क्या करना होगा कि ऐसे काम में इन्वॉल्व होना होगा जो कि टेक्नोलॉजी से ज्यादा ड्रिवन हो जाए, ना कि फिजिकली बाहर जाकर जो जैसा कि अभी आप जान रहे हैं कि भारत में 65% लोग जो हैं वो ऑन फील्ड काम करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। अभी गांव में बीमारी आप देख रहे हैं किस तरीके से फैल रही है, अवेयरनेस की भी कमी है, गांव में लोग अलग अलग रहने के आदी नहीं है और कई तरीके की समस्याएं। अभी तो मुझे नहीं लगता है कि 1 साल तक भारत इससे उभरने में बिल्कुल भी सफल हो पाएगा। रोहित, एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये मेरा आखिरी प्रश्न होगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो एक पैंडेमिक है, ये कहीं ना कहीं भारत की जो बाउंड्री इश्यूज हैं उसको भी प्रभावित कर रहा है कहीं ना कहीं, चाहे वो बात की जाए चाइना की या पाकिस्तान की? आपने देखा किस तरह पैंडेमिक में दोनों हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज, इनने एक प्रेशर बनाने की कोशिश की कि कैसे भी इस पैंडेमिक का फायदा उठाया जाए और हमारे जो बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं, मतलब एक फायदा उठाने की कोशिश की गई। तो इसके लिए भी क्या कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए कि इस तरह की परिस्थिति में हम कैसे बैलेंस बना पाए और अपने देश की संप्रभुता की रक्षा कर सकें? देखिए, चाइना और पाकिस्तान कहीं ना कहीं आपने देखा भी है कि पाकिस्तान हैज गिफ्टेड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड टू चाइना, जहां पर काराकोरम हाईवे बनाया गया है। तो चाइना
को पाकिस्तान का साथ तो है ही है फॉर वॉट एवर रीजन्स, लेकिन इस समय पे अगर पाकिस्तान भी थोड़ा इस कोरोना प्रॉब्लम से चल रहा है, जूझ रहा है, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म हमको अपने डिफेंस को इस तरीके से चाहे वो इजराइल से हेल्प लेके करनी पड़े या कुछ ऐसे कंट्रीज से जो इंडिया के साथ है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है नेवी में, इनसे हेल्प लेकर हमको अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना अगर इस टाइम पे जहां पर इंडिया में हालात इतने खराब है, तो ये बहुत ही आसानी से हमारे बाउंड्रीज में इंटरवीन कर सकते हैं। रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो बस एक शुरुआत है। ये जो चर्चा है ये चलेगी, आगे भी चलेगी, और इसके हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे निश्चित रूप से। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से आपने बताया कि अभी जो वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि कई मुद्दों पर मैं देखता हूँ चर्चा नहीं की जाती है, और एक हम सुनते भी आ रहे हैं कि समर्थ के ना दोष गोसाई कहा जाता है कि जो समर्थवान होते हैं उनका कोई दोष नहीं होता है। और हम देख रहे हैं किस तरह चाइना की गलतियों को जो पूरा वर्ल्ड हमारा जो एक फैमिली है उसको कैसे रोक रही है, कैसे उसका बचाव कर रही है गलत तरीके से, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हम सबको भुगतना पड़ रहा है, जो कि सही नहीं है। सर, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा जी। देखिए, ये जो ग्लोबल वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कोई अगर चाइना में कार्बन इमिशन बढ़ा रहा है तो हम यहाँ पे अनअफेक्टेड रह जाए। जहां भी दुनिया के किसी कोने में कुछ भी होगा तो उसका इफेक्ट दुनिया के दूसरे कोने में होना ही है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में जो हमारे पुरानी माइंडसेट थी, जो सरकारी नौकरी एंड सिक्योरिटी, मुझे लगता है वो भी बहुत जल्दी ही सब भ्रम टूटने वाला है। तो हम लोग को एक स्ट्रेटेजी बनाकर गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्सपर्ट से बात करके एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए जहां पर अभी तो हम 5 साल तक खुद को 5 ईयर प्लान जो होता था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्री, तो इस तरीके से 5 साल हम लोग को अभी खुद को संभालने में ही लग जाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर बहुत ध्यान से प्लान बनाकर इस पर काम किया जाए। बाद में 5 साल बाद हम फिर से चाइना से कम्पीट कर सकते हैं, यूएस से कम्पीट करने की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तो जो स्ट्रेटेजी और जो गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रही है, थोड़ा सा लोग अगर फिर से बाहर निकलने लग जाए, लोग लाखों के लाखों मारे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, आपने इस चर्चा में भाग लिया और हमें एक अच्छा इंसाइट दिया इस पूरे टॉपिक पे, और ये सिलसिला भी जारी रहेगा। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आगे भी हमसे जुड़े, ताकि हमारे जो भी दर्शक हैं वो आपसे लाभान्वित हों। और खास तौर पे अभी इस पैंडेमिक में मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, जो भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी जारी होती है उसका पालन करें, और सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और भारत देश को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करें हम लोग। रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर हम मिलेंगे हमारे शो पे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।